बीपीटी थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख लो कि एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है। और ये सिर्फ प्रूफ की बात हो रही है कि प्रूफ करने के लिए कितनी बार आया हुआ है ये, या फिर ये पूरा स्टेटमेंट देते थे और बोलते हैं इसको प्रूफ करो, या फिर सीधा लिख देंगे कि प्रूफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करो ऐसे करके बोल देंगे, बस इनका यही काम है। और फिर ये हमसे 2010 में भी सवाल पूछा था, 2019, 20, 23, 24, 25 पूछते आ रहे हैं, देखो 3 साल से तो लगातार पूछ रहे हैं। और प्रूफ करना बहुत ही सिंपल होता है और 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, पर देख लो भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी अच्छे से। तो अगर आप इस एपिसोड को कंप्लीट देखते हो तो मैं आपको बीपीटी थ्योरम और बीपीटी कन्वर्स की जो थ्योरम है वो आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दूंगा कुछ मिनटों के अंदर। बस आपको एपिसोड को ध्यान से देखना है और मेरे से एक प्रॉमिस करना है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। अगर आप रेडी हो प्रैक्टिस करने के लिए तो कमेंट में लिख देना प्रॉमिस टू यू। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। इसको बीपीटी थ्योरम होती क्या है? थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन है जिसको मैं साइंटिस्ट बाबा कह रहा था पिछले एपिसोड में। तो बीपीटी थ्योरम है क्या? पहले इसके स्टेटमेंट देखो, मैंने बता दिया था बीपीटी थ्योरम क्या है, उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या है। देखो, अगर मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये तो पहाड़ है, इसका कोना बनाओ ना, ये है ट्राइंगल ए बी और सी। अगर ये ट्राइंगल है और एक लाइन जा रही है, इसको ये बांट रही है या काट रही है, डी और ई पे काट रही है, और अगर जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, इफ क्या बोला था, इफ जो डीई है वो पैरेलल है, प्यारे लाल है बीसी के, देन तो यो बाई यो बटे यो बाई यू है ना, एडी अपॉन डीबी यो बाई यो बराबर यो बाई यू, यानी एई अपॉन में ईसी। इतनी सी बात बोली थी। अब हमें इसी चीज को आज प्रूफ करना सीखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया है। तो देखो, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इफ अ लाइन ड्रॉन, अगर एक लाइन को खींचे, ड्रॉन मतलब वो नहीं जिससे फोटो लेते हैं, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी जो कि एक साइड है, ये वाली साइड है, इसके पैरेलल है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये एक ट्राइंगल की कोई सा भी साइड ले सकते हैं, हो सकता है इस वाली साइड का हो, अभी मैं दिखाऊंगा सवाल आगे, हो सकता है कोई सी भी साइड के पास मुझे पैरेलल लेना, चाहे मैं ऐसे ले लूं तो वो उसके पैरेलल हो जाएगा। अरे समझ नहीं आ रहा, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, अगर मैंने ये वाली लाइन ली तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा ना, है ना। तो वैसे इस वक्त मैंने क्या ले रखा है, इस वक्त मैंने ये वाला ले रखा है, यानी कि एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया पैरेलल टू वन साइड। If a line drawn parallel to one side of triangle that intersect two other sides at two different point, at two distinct बोलो या different बोलो, बात एक ही है, distinct points, then their sides are divided in same ratio। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, इसको याद कर लो कि एक लाइन को वन साइड के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं और जो दोनों जो साइड्स है उसको वो इंटरसेक्ट करिए दो अलग अलग पॉइंट पे। क्या बोला मैंने? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एक साइड के मैं पैरेलल में लाइन ड्रॉ अगर कर रहा हूं, और अगर वो दो अदर साइड्स के डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डी और ई अलग अलग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो दोनों साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी एडी अपॉन डीबी यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? देखो, यो बाई यो इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। दिमाग में छप गया होगा, है ना? ध्यान से सुनते रहना, अपने यार सब कुछ समझ आता रहेगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओ। और ये जो स्टेटमेंट है ना, एग्जाम में ये दे देते हैं और बोलते हैं कि प्रूव दिस स्टेटमेंट, ऐसा करके बोल देते हैं। वो कभी कभी ये भी नहीं बोलते कि ये बीपीटी थ्योरम है, सीधा ये लाइन दे देंगे। जैसे आप अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 में देखोगे तो वहां पे आपको ऐसा मिलेगा, सीधी लाइन दे दी, और वो 2025 एग्जाम में आया हुआ है। अभी अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, जो एक सेट है 2025 के किसी सेट में, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखा है। तो भाई 5 मार्क्स का आता है हमेशा, तो इसको प्रूफ करना एक बार सीख लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रूफ कैसे करते हैं, जब भी ट्राइंगल चैप्टर होता है तो उसमें कैसे प्रूफ करते हैं, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें करते हैं।
तो उस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, गिवन लिखते हैं पहले कि गिवन क्या है। व्हाट इज गिवन? गिवन क्या था भाई? गिवन ये था कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ये इन्होंने दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है कि यो बाई यो यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू यो बाई यो यानी एई अपॉन में ईसी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए ना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये इसका मतलब ये नहीं मिस्त्री को बुला करके लाना है। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब ये है कि मैं यहां पर बेसिकली जो डीसी है, डीसी और बीई उसको ज्वाइन करने वाला हूं। कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा मैं, ज्वाइन बीई और डीसी या सीडी इसको ज्वाइन करूंगा। एंड एक और काम मैं करने वाला हूं यहां पे कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर। ये रहा परपेंडिकुलर, ये इस पूरे के ऊपर भी होगा। ध्यान से सुनना, एक चीज अब ध्यान से सुनना मेरी। अगर मान लो कोई लाइन मैंने खींची और इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इतनी सी लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इतनी सी लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। मतलब चाहे बेशक पूरा लाइन ले लो या इतना लाइन ले लो या लाइन का छोटा सा भी टुकड़ा ले लो, तो ये वाली जो लाइन है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी ये जो लाइन मैंने खींची है ना, ये डी, इसको मैं नाम दे देता हूं एम, इसको एम नाम दे देता हूं। और इधर भी एक परपेंडिकुलर खींचूंगा मैं, इधर भी एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, इसको मैं एम नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मैंने परपेंडिकुलर कौन से खींचे? डीएम जो कि परपेंडिकुलर है, डीएम जो कि परपेंडिकुलर है किसके? एसी के। और एक और मैंने खींचा ईएन जो कि एबी के है, ईएन जो कि परपेंडिकुलर टू एबी है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो अब परपेंडिकुलर का फंडा समझो कि मैं कह क्या रहा था। अभी मैं ये कह रहा था कि जो ये डीएम है ना, अगर आप यहां से देखो इसको, तो अगर यहां से देखोगे तो ये इतने के भी परपेंडिकुलर माना जाएगा, इसके भी परपेंडिकुलर है, या पूरी लाइन भी ले लो तो भी ये परपेंडिकुलर माना जाएगा डीएम। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना? ध्यान से सुनना। बिल्कुल वैसे ही सेम ये वाला जो है, ये तो हमने देख लिया, डीएम देख लिया। इसको देखो ईएन को, ईएन को देखो, इधर से देखो, जो ईएन है वो एएन का भी परपेंडिकुलर है और एबी पे भी परपेंडिकुलर है ना? ये चीज समझ आ रही है कि जो ईएन है वो एडी पर आके गिरे या एबी पे, बात वही है, दोनों के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, इसका क्या फायदा है? देखो ध्यान से सुनना। अब हम क्या करने वाले, इसको प्रूफ करने चलेंगे। प्रूफ करते हैं इसको हम। प्रूफ कैसे करेंगे इसको? तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिकली दो ट्राइंगल, देखो इसमें ना जो बीपीटी थ्योरम है इसको प्रूफ करना है ना, तो बस आपको 4 बार एरियाज निकालना होता है। 3 चीजों का एरिया, एक बंदे का एरिया 2 बार निकालना होता है और 2 अलग अलग का एरिया निकालना होता है, 2 अलग अलग ट्राइंगल्स का। किस किस का एरिया? पहले तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बी डी ई, ये पूरा का पूरा ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, बी डी ई वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। और एक और ट्राइंगल जो कि बड़ा वाला है, बड़ा वाला यानी कि ये पूरा ट्राइंगल एडीई वाला जो ट्राइंगल है, देखो इस एडीई ट्राइंगल को निकाल लेते हैं। एडीई ट्राइंगल एडीई, ये पूरा एडीई ट्राइंगल है, एडीई। ठीक है, और एडीई ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? वो है ईएन। ठीक है, तो इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ एडीई। एडीई का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? एडी इसका बेस है, एडी बेस इंटू हाइट क्या है? ईएन इसकी हाइट है। ठीक है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इक्वेशन 1। और दूसरा जो ट्राइंगल मैंने लेने को बोला वो है बीडीई, ये वाला ट्राइंगल है बी डी ई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी एक बात कि मैंने पूछा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है। इधर से देखना पड़ेगा इसको, इसका जो बेस है वो बीडी है। एरिया निकालते हैं इसका, देखो एरिया इज इक्वल टू एरिया किसका? बीडीई का। बीडीई का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है? बेस तो बीडी है, बेस तो बीडी है। ठीक है, बीडी बेस है, या फिर डीबी बोल सकते हो, डीबी बोल देते हैं सही रहेगा। ठीक है,
डीबी बोल देते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड में सब कुछ सही हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस क्या है डीबी, और हाइट क्या है इसकी, हाइट बताओ मेरे को ध्यान से। तो देखो अगर ये लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, अब आगे बढ़ाने के लिए क्या क्यों कह रहे हो ये समझाओ मेरे को। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं बेस, जो बेस होता है वो जमीन होता है, ये बात हमें पता है। तो इसको मैं जमीन पे लेके आया, ठीक है। अब जब मैं इसको जमीन पे लेके आया तो ये जमीन है पूरी, तो ये है डी और ये है बी, है ना, ठीक है। और यहां कहीं ई है, यहां कहीं, इसको थोड़ा सा पीछे करो, इसको थोड़ा इधर करो, यहाँ ये डी है, ठीक है, और यहां कहीं ई है। अब मैंने बोला कि यार ये जमीन है, ये बेस लाइन है, इससे इसकी हाइट बताओ, इससे इससे इसकी हाइट बताओ। तो कैसे बताओगे, तो ये इसकी हाइट होगी, और ये एकदम सीधा एक परपेंडिकुलर गिरा रहा है जो कि ई एन है ना, जो कि एन है, ई एन परपेंडिकुलर गिरा रहा है, यानी कि ये यहां पे परपेंडिकुलर गिरा रहा है एन नाम से, ई एन नाम से। तो यही इसकी हाइट है एक्चुअल में। ध्यान से देखो, जो ये वाला जो पॉइंट है, जो ये ट्राइंगल है, ये जमीन से कितना ऊंचा है, तो ये ई एन ऊंचा है ना। तो हाफ इंटू बेस क्या है डीबी, और हाइट क्या है वो है ई एन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो आप, ठीक है। यहां तक सारी चीज समझ आ रही है। अब एक काम करो कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो। इसको कैसे लिखना है मैंने नोट्स में बता रखा है, ठीक है। तो हाफ से हाफ कट जाएगा और ई एन से ई एन कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये आया। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। अच्छा ठीक है, अब इतनी सी चीज अगर आपको समझ आ चुकी है तो अब एक और छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे हम। देखो ध्यान से सुनो, ये ट्राइंगल जो है इसको 2 ट्राइंगल्स और लूंगा मैं, 2 ट्राइंगल्स और लूंगा। मैंने कहा ना कि हमें 4 बार एरिया निकालना होता है, इसमें 4 बार एरिया निकालना होता है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब मैं क्या करने जाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं जो ट्राइंगल है, पहले तो एडीई ले लेता हूं, ये रहा एडीई ट्राइंगल, एडीई ट्राइंगल, ये है एडीई, जो अभी ले रखा था उसको दोबारा से ले लिया। बस चेंज इतना करूंगा कि अब मैं इसको इधर से देखने लगूंगा, इधर से, बस इतना सा चेंज करूंगा। यानी कि ये है इसका परपेंडिकुलर एम। अब इसके अकॉर्डिंग मैं एरिया निकालूंगा, मतलब ट्राइंगल तो वही है लेकिन देखने का नजरिया चेंज हो गया है। तो एरिया ऑफ एडीई क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, हाफ इंटू बेस क्या है ए ई, हाइट क्या है वो है डी एम, डी एम, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हो आप। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल बोला मैंने, मैंने बोला कि अभी हमने बी डी ई लिया था, अब हम लेंगे, अब हम लेंगे ये वाला डी ई सी बोलो, या फिर चलो डी ई सी बोल देते हैं उसको हम। सी पहले हमने बोला बी डी ई, अब बोल देते हैं सी ई डी या डी ई सी बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया ई सी। भाई ध्यान से समझ लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा, ध्यान से समझ लेना। और जब आप इसको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल है। अच्छा इसकी हाइट बताओ, तो इसकी हाइट तो इधर जा रही है, फिर से इसकी हाइट इधर, फिर से इधर जा रही है। तो एरिया ऑफ डी ई सी वो क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है ई सी, और हाइट क्या है वो है डी एम। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दो, तो हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, डीएम बड़े होके डीएम बनना है मेरे को। तो यहां से क्या आया हमें, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे सकते हो आप, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक चीज मेरी, ध्यान से सुनना। आपको चाहिए क्या था, एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ई सी, क्या आपको वो मिल चुका है, ध्यान से देखो। एडी अपॉन डीबी, हाँ एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ई अपॉन ई सी, हाँ मिल चुका है। यानी ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये वाले इसके इक्वल होंगे,
तभी तो ये इसके इक्वल होगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि देखो AD अपॉन DB इन्होंने AE अपॉन EC के बराबर दे रखा है, तो अगर ये वाला और ये वाला बराबर है यानी ये इसके बराबर होगा, दे भी रखा है, और ये वाला इसके बराबर है यानी ये वाली चीज अगर मैं इसके बराबर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ AD ये तो ठीक है बराबर है, लेकिन एरिया ऑफ BDE मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और एरिया ऑफ DEC यानी ये वाला ट्राइंगल, इसको कैसे बराबर करूं मैं, ये बताओ। तो इसके लिए 9th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये जो 9th क्लास जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनना। आप जब पिछले साल थे ना एनसीईआरटी, जब इसमें एनसीईआरटी में रिडक्शन हो गया था सिलेबस में, तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आपने इसने ये जो थ्योरम है इसको पढ़ा ही नहीं है आप। मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे जब मैंने कि ये बीपीटी थ्योरम लोग कैसे समझा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे पता चला मुझे कि वो क्या कर रहे हैं, वो सीधा बोल दे रहे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जबकि आपने पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में था ही नहीं, वो तो रिड्यूस कर दिया था सिलेबस। तो आपको एक अलग से चीज याद रखनी है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन, मतलब मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है कि ये DE है, ये DE है और ये BC है, और अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला देखो, ये वाला BDE, ट्राइंगल BDE देखो, और ट्राइंगल CED देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो बड़ा वाला, ये वाला ट्राइंगल देखो, तो क्या इनका बेस सेम है? बेस सेम है, हाँ बेस सेम है। क्या ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है? बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ये, हाँ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब ये कहा जाता है जब भी ऐसा हो कि टू पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पे कोई ट्राइंगल हो तो उनके एरिया सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे एक लाइन, यहां पे हम ऐड करेंगे अपनी तरफ से कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि बिकॉज these triangles lie on same base between parallel lines। मतलब पैरेलल लाइंस और सेम बेस के बीच अगर कोई दो ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। अब ये वाला भी इसके इक्वल आ गया, फिर हम लिख देंगे हैंस, एंड में हम लिख देंगे हैंस जो AD अपॉन DB है वो AE अपॉन EC के बराबर प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। मैंने क्या करा एक बार फिर से समझाता हूं मैंने पहले BDE वाले ट्राइंगल को लिया और इसको लिया, इसको मैंने इस स्टैंड पॉइंट से इस नजरिए से देखा, तो EN जो है इसका भी बेस, इसका जो हाइट है, सॉरी इसका जो हाइट है वो भी EN आया, और जो BDE वाला जो ट्राइंगल है इसका भी हाइट EN आया, वो दोनों कैंसिल हो गए, उसकी वजह से मेरे पास एंड में ये सिचुएशन आई। वैसे ही मैंने अब क्या करा, जो CDE ट्राइंगल है वो लिया, उसकी जो हाइट है वो ये है, और ADE को इस नजरिए से देखा तो ये DM इसकी हाइट है, तो DM कट गया यहाँ पे भी और बचा AE अपॉन EC। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार ये तो मेरे को मिल चुका है, बस इसको इक्वल करना है, ये तो पहले से ही इक्वल है, इसको कैसे करूं? तो मुझे पता चला कि 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, जो कि नहीं पढ़ा था, है ना। तो 9th क्लास में हमने जो पढ़ा था कि एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ DEC के बराबर है, इसीलिए हमने बोल दिया कि ये वाला भी इसके इक्वल हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। इस तरह से इसको प्रूफ किया था। अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको ना इसको एक बार खुद प्रूफ करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप भेज देना प्रूफ करके, फिर तब मजा आएगा असली, और पता चलेगा कि प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक बार आप खुद वीडियो को पॉज करो और खुद इसको लिख करके अभी जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे सेंड करो, ताकि वहां पे मतलब सबके सामने हम आपकी तारीफ करें, मतलब अच्छा लगेगा ना यार, सबको मोटिवेशन मिलेगी जो भी आपस में दोस्त हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मोटिवेशन मिलेगी जब हम देखेंगे कि एक बंदा मेहनत कर रहा है तो सामने वाला भी करेगा फिर, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, हमें ये थ्योरम समझ आ चुकी है। अब हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की, जो कि इससे आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। इसको 2-3 बार बस प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। एक बार ट्राई करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना, ठीक है। चलते हैं बीपीटी थ्योरम
जो उसका कन्वर्स है, यानी थ्योरम नंबर 6.2 पर चलते हैं जो कि इजी है। थ्योरम नंबर 6.2 देखो, जो कि कन्वर्स उल्टा है बीपीटी थ्योरम का। बीपीटी में क्या कह रहे थे कि अगर पैरेलल है तो यो बाई यो इक्वल टू यो बाई यो होगा। यहाँ पे ये बोलेंगे कि यो बाई यो इक्वल है और पैरेलल सिद्ध करके दिखाना होगा, इनको प्रूफ करना होगा। तो देखो ध्यान सुनो, इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा कर दो, यानी कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स of a triangle in same ratio, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, if a line divides two sides of a triangle in same ratio, then line is या फिर it is, line is parallel, line जो है parallel, line is parallel to third side के पैरेलल होगी। और इसी तरह से सवाल आ जाता है, स्टेटमेंट लिख देते और कहते प्रूव करो। कैसे करे भाई, तो ध्यान से सुनो। ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दे रखा है और इन्होंने पहले से दे दिया कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये मान लो डीई है, ठीक है, और ये हमारा बीसी और ये है ए। तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो डीई, देखो इन्होंने ये नहीं बोला पैरेलल, इन्होंने इस बार बोला है कि एडी अपॉन डीबी। इन्होंने बोला है गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन इज कि यो बाय यो यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू यो बाय यो यानी एई अपॉन ईसी। ऐसा इन्होंने पहले बोल दिया है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो कैसे करें भाई, कैसे करें, डीई बीसी के पैरेलल है। तो यार एक काम करते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि डीई जो है बीसी के पैरेलल प्रूव करो, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो पैरेलल है ही नहीं। ये क्या कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि ये पैरेलल है। अरे मैं नहीं कह रहा, मुझे पता नहीं कि वो पैरेलल है या नहीं। मैं अपनी तरफ से एक लाइन खींच देता हूं जो कि बीसी के पैरेलल होगी। यानी कि मान लो मैंने एक लाइन खींची, डी से लेकर के इधर एक लाइन खींची मैंने, इसका नाम मैंने दे दिया ई डैश, ठीक है। तो मैंने ये बोला है कि जो डीई है, मैंने कंस्ट्रक्शन ये करा है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन मैंने करा यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। भाई तुम कह रहे हो पैरेलल नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से पैरेलल तो ले सकता हूँ ना, मैं तो कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, मैं तो मिस्त्री हूँ, तो कर देते कंस्ट्रक्शन। इसलिए करा मैंने डीई जो है, वो जो डीई डैश है, डीई डैश वो पैरेलल है बीसी के, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा है। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या करें, तो अब सिर्फ प्रूफ करने चलते हैं हम। तो प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बोलेंगे कि इफ डीई डैश, जो कि हमने कर रखा है, डीई डैश पैरेलल टू बीसी है, अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है, देन इसका मतलब ये है कि जो एडी अपॉन डीबी होगा, एडी अपॉन डीबी होगा वो इक्वल होगा एई डैश अपॉन में ई डैश सी के, है ना, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के। ये तो मैं बोल सकता हूं ना, क्यों बोल सकता हूं, बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं। भाई जब मैंने डीई डैश को बीसी के पैरेलल ले लिया है, तो इसकी वजह से मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन में ई डैश सी। आ रहा है समझ, है ना, बहुत आसान है ये, इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो ये तो और मुश्किल लगेगा। तो क्योंकि मैंने इसको पैरेलल ले लिया, तो ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है, ये चीज हमें पता चली। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरी चीज हम करने चलते हैं यहाँ पे, वो है कि ये प्रूफ ही चल रहा है आगे, ठीक है। अब उसके बाद बट गिवन ये है, इन्होंने दे रखा है, गिवन ये है कि जो एडी अपॉन डीबी है, गिवन क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, ये दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना, एक चीज ये इन्होंने खुद ही बता करके बेवकूफी कर दी, इन्होंने ये दे करके सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी। कैसे, देखो ये कह रहा है एडी अपॉन डीबी जो है एई अपॉन ईसी के बराबर है, और हमने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी जो है एई डैश अपॉन ईसी के बराबर है। यानी कि ये वाला जो बंदा है वो इसके बराबर है, एडी अपॉन डीबी इसके बराबर है, चुन्नू मुन्नू के बराबर है, चुन्नू मुन्नू के बराबर है, और चुन्नू टुन्नू के भी बराबर है
चुन्नू अगर मुन्नू के बराबर है और चुन्नू टुन्नू के भी बराबर है, तो टुन्नू और मुन्नू बराबर हुए कि नहीं हुए, है ना। तो ये वाला अगर इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा। अरे यार ध्यान से सोचो, ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 5 है, ये इक्वल टू 5 है, ये और ये बराबर है, दोनों 5 है, और ये जो 5 है, ये वाला जो 5 है, ये भी 5 है, तो भाई ये और ये बराबर है, तो ये भी तो 5 है और ये भी तो बराबर हुए, है ना। सिंपल सी बात तो है। यानी मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हटा दो, ये तो एग्जांपल के लिए समझा रहा था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मेरे को क्या पता चला, मेरे को ये पता चला कि ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ये बात पता चली मेरे को। अब एक काम करो यहाँ पे कि डांस करो डांस नहीं करना मतलब मैं ये कह रहा हूं, अब आपको एक काम करना है यहाँ पे कि दोनों तरफ +1 कर दो, यानी +1 इधर भी कर दो और +1 इधर भी कर दो। दोनों तरफ +1 करने से क्या होगा, ये हो जाएगा ए ई डैश और ई सी उधर चला जाएगा, प्लस में ई डैश सी उधर चला गया ना, और नीचे क्या है ई डैश सी इज इक्वल टू, इसी को उधर ले गए तो ये ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी। ठीक है, तो अब देखो ए ई डैश और ई डैश सी को प्लस करो, ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी दोनों को प्लस करोगे तो ए सी आएगा, हाँ ए सी आएगा। तो ए सी अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई और ई सी को प्लस करो, ए ई और ई सी को प्लस करो, ए ई और ई सी दोनों को प्लस करे तो ए सी आ गया, ए सी बटे में ई सी लिखा हुआ है यहाँ, तो ए सी से ए सी कट गया, यानी कि गर्मी लग रही है ना, ए सी है तो ई डैश सी बराबर आ गया ई सी के। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ी कमाल की चीज आई है ये कह रहे हैं कि जो इतना है ना वो इतने के बराबर है। ये कैसे पॉसिबल है भाई, मतलब अगर मान लो सी पे मेरा घर होता और अगर दो बंदे हैं, एक बंदा ई डैश पे एक ई पे है, और ई डैश बोल रहा है कि मैं 5 किलोमीटर दूर हूं और ई बोल रहा है कि मैं भी 5 किलोमीटर दूर हूं, तो इसका मतलब ये है ना कि दोनों सेम जगह पे है ना। तो यानी कि जो ई डैश है और ई जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हैंस हम लिखेंगे हैंस ई डैश एंड ई डैश और ई आर कोइंसाइडिंग पॉइंट। एंड हमें ये दे रखा है कि मतलब हमने ये माना है ना डी ई डैश एंड डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। तो ई डैश की जगह मैं ई ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि ई और ई डैश सेम जगह पर आ गए हैं, यानी कि डी ई पैरेलल टू बी सी, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इस तरह से किया इसको, ठीक है। तो एक ही पेज में आ चुका है सिंगल, तो आप इसको समझ सकते हो बड़े आसानी से। क्या है गिवन, इन्होंने दे रखा था यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो दे रखा है। प्रूव करने के लिए बोला है कि पैरेलल है, प्रूव कर दो, तो हमने अपनी तरफ से एक पैरेलल मान लिया, तुमने दे रहा तो हम नहीं ले सकते क्या, है ना। फिर उसके बाद प्रूफ करने गए तो हमने पैरेलल के अकॉर्डिंग बीपीटी लगाई, बीपीटी लगाने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। फिर हमने देखा कि एडी अपॉन डीबी इसके बराबर है, और ये कह रहे हैं कि एडी अपॉन डीबी इसके बराबर है, तो मैंने बोला अच्छा ये इसके बराबर कह रहे हो, मैं इसके बराबर कह रहा हूँ, तो ये और ये बराबर हो गए। फिर इसके बाद दोनों तरफ +1 कर दिया, सॉल्व किया, फिर इसके बाद AC कट गया, ई डैश सी और EC बराबर आ गया। और ये दोनों बराबर हो कैसे सकता है जब तक कि ये दोनों पॉइंट सेम ना हो, तो सेम पॉइंट है यानी कि कोइंसाइड कर रहे हैं, बराबर दूरी पे, बराबर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब DE डैश जो है वो BC के पैरेलल, जो हमने सोचा था वो जो E डैश है ना वो एक्चुअल में E है, यानी DE जो है BC के पैरेलल आ चुका है। तो इस तरह से इसको हमने प्रूव कर दिया बड़े आसानी से, ठीक है। अब भाई इतने से तो समझ आने वाला नहीं है, हम ना कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। और अभी ध्यान सुनना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन 2025 एग्जाम में अभी अभी आ रखे हैं, तो मैं आपको वो बताता चलूंगा कि कौन कौन से आ रखे हैं। तो एक एक करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ही है क्वेश्चन, उसको लेकर के आते हैं, एक एक करके जादू करते हैं, ठीक है। जूम। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, और कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, वो मैंने लिखा नहीं है बट अगले बार मैं लिखूंगा क्योंकि वो 2025 के आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बस इतना सा आपको दे देंगे और बोलेंगे कि आप करो इस सवाल को। 3 या 5 मार्क्स का एग्जाम, वैसे 3 मार्क्स का आया था। तो
इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी और ए सी, मतलब आपको अब खुद ही डायग्राम बना करके देखना है कि चीजें हो क्या रही है। तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी बी सी, यानी पहले तो एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत आसान होता था सवाल, तो ए बी सी ये मैंने कर लिया। तो कह रहे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, साइड ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को भी कर रहा है, यानी लाइन ऐसे जा रही होगी पक्का। और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ट्राइंगल एबीसी को, डी और ई पर, यानी कि डी और ई, यानी ये वही केस है जो हम सोचते हैं हमेशा, है ना। तो इसके बाद लिखा है एंड इज पैरेलल, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये जो लाइन गई है ना ये पैरेलल है बीसी के, ये बोल दिया। यानी कि गिवन क्या है, गिवन है कि ये पैरेलल है, ये इन्होंने पहले से दे रखा है, डीई पैरेलल टू बीसी ऑलरेडी दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, तो उधर लिखा हुआ है साफ साफ क्या प्रूफ करना है, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एई अपॉन ए सी, इसको प्रूफ करना है। तो अब ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है, यानी कि एडी अपॉन ए बी, छोटा अपॉन बड़ा, चुन्नू और मुचुन्नू है, मुचुन्नू क्या होता है, मुचुन्नू यानी चुन्नू मुन्नू दोनों, ठीक है। तो चुन्नू अपॉन मुचुन्नू इज इक्वल टू चुन्नू अपॉन मुचुन्नू, ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है। बट हम तो क्या कर रहे थे बीपीटी में, चुन्नू अपॉन मुन्नू इज इक्वल टू चुन्नू अपॉन मुन्नू कर रहे थे, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो कर रहे थे। बट यहां पे इन्होंने बोला है कि छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, अब ये कैसे करे भाई। तो मेरा को स्टेप ध्यान से देखते जाओ, जो मैं स्टेप करवा रहा हूं ना अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से करना है। देखो प्रूफ करते हैं इसको, सीधा सीधा प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या है, जो दे रखा है इफ डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या खास चीज पता चलती है इससे आपको। जब भी पैरेलल दिखता है किसी भी ट्रायंगल में, अगर साइड के पैरेलल कोई लाइन दिखती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, जो है बीपीटी, भाई पागल तू, है ना। बीपीटी हमें दिमाग में आना चाहिए। तो डीई बीसी के अगर पैरेलल है तो बीपीटी मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये दिमाग में आना चाहिए हमारे, एई अपॉन ईसी, और यहां पे हम लिख देंगे बाय बीपीटी, ठीक है, ये दिमाग में आया। अब एक छोटा सा काम करो, अगर मैं इनको पलट दूं तो क्या कोई फर्क पड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि 2/3 इज इक्वल टू 2/3, या फिर मैं इन दोनों को ही पलट दूं, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 3/2, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, तब भी तो इक्वल ही है भाई, 3/2 तब भी तो 3/2 के बराबर है, पलटने से क्या बराबर तो तब भी हो रहा है, बटे वाली चीज तो बराबर हो गई ना, बस उससे टेंशन नहीं लेने क्या हुआ ऊपर नीचे वो छोड़ो, बस ऊपर ले गए, दोनों को ऊपर ले गए। अगर दोनों को ऐसे करके मोड़ दिया, ऐसे कर दिया, तो वैसे मैं इसको भी ऐसे करने जा रहा हूँ, इसको भी ऐसे करने जा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, डीबी को ऊपर ले गया, एडी को नीचे लेके आया। अब बोला ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, यही मेथड है इसका करने का, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होता है। और इसको ऊपर ले गए तो ईसी अपॉन ए ई। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ +1 कर देते हैं, +1 लिखेंगे, एड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर db अपॉन ad +1, और ये क्या है ec अपॉन ae +1, दोनों तरफ +1 कर दो, ठीक है, +1 करो और फिर आपका आंसर आ जाएगा, देखना। तो ये आएगा, ad इधर गया तो ये हुआ db प्लस ad अपॉन में ad इज इक्वल टू, ये हुआ ec और a इधर गया तो ec प्लस ae अपॉन में ae, ठीक है। db प्लस ad कितना हुआ, db प्लस ad, db प्लस ad, db प्लस ad, db और ad, तो ये पूरा ab हो गया, ab, और ad तो नीचे एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू ec और ac, ec और ae, सॉरी ec और ae है, हाँ ec है, ec ये और ae, तो ये दोनों कितना हुआ ac, ac अपॉन में ae। अब एक चीज बताओ कि ab अपॉन ad इक्वल टू ac अपॉन ae लिखा है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ad अपॉन ab,
AD अपॉन AB यानी कि इसको उल्टा करके, और AE अपॉन AC यानी इसको भी उल्टा करके। तो उल्टा तो हम कर सकते हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, उल्टा तो हमने पहले मैंने समझाया कि उल्टा कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो हो गया प्रूफ। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। क्या करा है हमने? अच्छा, आप जैसे मान लो ऐसे नहीं खेलते, कभी कभी अपने दोस्त को उल्टा पलट देते हो, फिर उल्टे से सीधा कर देते हो, सीधे से उल्टा, उल्टे से सीधा। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा करा है। उल्टा पुल्टा, उल्टा सीधा करते करते ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपने आप हो गया हमारा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, क्योंकि वो 2025 एग्जाम में भी आ रखा है, उसको लेकर के आते हैं। Zoom। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये 2025 का सवाल है, बहुत देर से 2025 कर रहा है। गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अच्छा, कहाँ गिवन है भाई, बना लेते हैं फिर, नहीं गिवन है तो ये रहा एक ट्रेपीजियम, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसा लगता है कि कोई उल्टी बाल्टी रखी हुई है ऐसे करके। तो ये है ABCD, एक ट्रेपीजियम मैंने बना दिया है। थोड़ा अच्छा सा बनाओ, सुंदर, वैसे सुंदर लग रहा है, चलो इसको बस सीधा कर देते हैं ट्रेपीजियम को, नहीं तो लगेगा कि बाल्टी में बिल्ली घुस गई है। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू BC। अच्छा, AB इज पैरेलल टू BC यानी जो AB है वो पैरेलल टू BC। BC का है, BC का है, DC होना चाहिए ना यहाँ पे, ये DC होगा जरूर, DC होगा, ये DC होगा, DC होगा। गलत है, गलत लिखा है, गलत लिखा है, मास्टर गलत लिखता है। AB और DC ये जो है बेसिकली पैरेलल दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने बोला है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल। अच्छा, ये पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, और EF उस पे पॉइंट्स है। एक पॉइंट E है उस पे और एक F है। ये जो नॉन पैरेलल साइड जो है इस पे दो पॉइंट्स है, एक पे E है, एक पे F है। AD पर है, E जो है वो AD पर है, और BC पे जो है वो F है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। और जो E और F है वो पॉइंट्स जो है नॉन पैरेलल साइड जो AD और BC है उस पे रखे हुए हैं। इस तरह से रखे हुए हैं कि जो EF है, EF, अब जब EF बोल रहे हो तो ज्वाइन भी करना पड़ेगा ना यार उसको। जब EF बोल रहे हो तुम तो ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन। और इन्होंने बोल दिया कि EF जो है, ये EF ये AB के पैरेलल है। अच्छा, एक बात मेरे को समझाओ पहले, एक चीज ध्यान से सुनना। अगर ये वाला, ये AB इसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, यानी जो AB है अगर DC का दोस्त है, चलो वो छोड़ो, अगर AB और DC भाई भाई है और EF आकर के बोलता है कि AB मेरा भाई है, मतलब अगर AB वो कहता है कि DC मेरा भाई है और EF ये कहता है कि AB मेरा भाई है, तो EF का भाई AB है, तो AB का जो भाई होगा DC, कंफ्यूज कर रहे हो हैं? नहीं, देखो ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि AB और DC भाई भाई, AB और DC भाई भाई, और AB का भाई कौन है? EF। AB का भाई EF भी है, तो यानी ये तीनों भाई हो गए ना। समझ आया? यानी यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, देखना ध्यान से सुनना, एक ध्यान से प्रूफ करने जा रहे हैं हम। प्रूफ, बट प्रूफ से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? हम एक लाइन लेते हैं यहां से, इधर से ऐसे करके एक लाइन लेते हैं जो कि G पे कट कर रही है। ये एग्जाम में सवाल आ रखा है भाई, 2-3 बार आ रखा है, 2025 में लिखा है रिसेंटली दिखाने के लिए, ठीक है। बस 2-3 बार ऑलरेडी 2010 पता नहीं, और भी 2008-7 दिन समय पुराने पुराने टाइम में भी आ रखा है। तो हम लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन AC, AC को ज्वाइन करा टू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करने के लिए EF को एट G पर, यानी हमने AC को ज्वाइन करा EF को इंटरसेक्ट करने के लिए। अब EF को क्यों इंटरसेक्ट करना आगे समझ आएगा। AC को मैंने इस तरह से EF इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब AC EF पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है G पर, ये बता दिया। प्रूफ करते हैं इसको। अब हम प्रूफ क्या है, इन्होंने बोला है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड जो EF है वो पैरेलल टू AB है। AB DC का भाई है और AB EF का भी भाई है, तो ये दोनों भी तो भाई हुए। हैंस जो EF है वो पैरेलल टू DC है। अरे यार, वो पैरेलल टू DC है। EF जो है, EF यानी ये वाला,
ये डीसी के पैरेलल आ गया। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, देखो अगर मान लो एक ट्रेन की पटरी जा रही है, ट्रेन की पटरी यानी पैरेलल, पैरेलल ट्रेन की पटरी जा रही है। अगर मैंने ट्रेन की पटरी को ऐसे, इस ट्रेन की पटरी को इतना कर दिया, मान लो टुकड़ा कर दिया, ये पूरी पटरी है लेकिन ये छोटी है, लेकिन है पैरेलल, है ना, पैरेलल ही तो है भाई, बराबर नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल तो है। तो वैसे ही मान लो मैंने सिर्फ इतना ले लिया, मतलब मैं ईएफ नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ईजी ले रहा हूं, सिर्फ ईजी। तो क्या ईजी जो है इतना वाला, क्या इतना वाला सिर्फ, क्या इस पूरे के पैरेलल नहीं होगा? ट्रेन की पटरी का एग्जांपल देखो, जो इतना है ईजी वो डीसी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? सो जो ईजी है, ईजी इज पैरेलल टू डीसी, है ना, ये बात समझ आई। अब जब भी पैरेलल की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, बीपीटी थ्योरम, है ना। यानी अब आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल निकाल लो साइड में कहीं, अगर निकाल सकते हो तो कौन सा, ये वाला एडीसी वाला, एडीसी वाला ट्रायंगल निकाल लो भाई, बाहर निकाल ले इसको, ए डी सी, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, और ये है हमारा, ये इसके पैरेलल है, ये ई है और ये जी है। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, देन ए ई अपॉन ई डी, ये लिख सकता हूं, ए ई अपॉन यो बाय यो, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, यो बाय यो लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, अब ये इस वाले मेथड से बहुत आसान होगा, ठीक है। अब आगे क्या करें हम, आगे क्या करें, तो अब एक और चीज ध्यान से सुनो मेरी, कि जो ए बी है वो ईएफ के पैरेलल है। एक स्टेप यहां पे मैं हटा रहा हूं, उसको हम सिमिलरली लिख करके छोड़ देंगे, देखना मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं मैं, क्योंकि सिमिलरली बिल्कुल वैसी ही चीज है ना, इसलिए यहाँ पे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में दोबारा लिखोगे तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर इंप्रेस होकर नंबर दे देगा, नहीं, सिमिलरली लिख कर भी आ सकते हो। सिमिलरली मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ध्यान सुनना, शॉर्टकट मार रहा हूँ, जो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही जैसे ईएफ मैंने डीसी के पैरेलल करके टुकड़े वाले पैरेलल करे थे, टुकड़े वाले मैंने पैरेलल करे, वैसे मैं इस टुकड़े और इस टुकड़े को भी पैरेलल करने जा रहा हूँ। यानी ये वाला टुकड़ा और ये टुकड़ा भी मैंने माइंड में पैरेलल कर लिया है, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो CF है और FB है दोनों को बटे में ले लूं, सिमिलरली CF और FB बटे में FB वो बराबर आएगा CG और AG, या GA बोलो, CG या फिर GA उसके, तो इक्वेशन नंबर 2 बोलो इसको अब, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो एक चीज, कि यहां पे हमारे पास AG है, AG रे, अब क्या करें, एक काम करते हैं, इसको ना हम पलट देते हैं, क्योंकि पलटने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं पलट देता हूं। पलटने के बाद ये आएगा FB अपॉन में CF इज इक्वल टू GA अपॉन में CG, है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक बात, कि जो G है उसको मैं AG भी तो लिख सकता हूं, यानी कि बात वही है, चाहे GA बोलूं या फिर AG बोलूं बात वही है, चाहे GC बोलूं या CG बोलूं बात वही है, तो ये GC है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चली। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको छोड़ो, इसको कुछ मत नाम दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये AG अपॉन GC जो है इसके बराबर है, और ये कह रहा है AG अपॉन GC इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा, है ना। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर ये 5 है और ये भी 5 है, बराबर है तभी तो बराबर है, और AG अपॉन GC इसको 5 माना, ये भी 5 है, तो ये वाला और ये वाला भी तो बराबर हो गया ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या चीज, 1 एंड 2 इक्वेशन से क्या पता चला, AE अपॉन ED बराबर BF, इसको मैं BF लिख सकता हूं ना, BF अपॉन में FC, इसको CF को मैं FC लिख सकता हूं, FC, ठीक है, हो गया प्रूव, हो गया, इस तरह से करना है, ठीक है। आप ना ऐसे इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाओ कि मतलब मैंने देखा और फिर उसके बाद हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। आप वीडियो पॉज करके, जब वीडियो मतलब जैसे ही क्वेश्चन में समझा देता हूं
तो एक बार वीडियो को पॉज करो और मैं जब साइड हो जाता हूँ ना तो देख लिया करो कि किस तरह से मैंने उस क्वेश्चन को करा है, और फिर इससे ना आप जब देखोगे तो आपके लिए सही रहेगा। एंड फिर खुद इसको लिख करके प्रैक्टिस करो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, एक दूसरे को हम बोले कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, हम एक दूसरे को दिखा सके इसलिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो भी एग्जाम में आ रहा था 2025 में आया, तो उस पे चलते हैं। बहुत कमाल का क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको लेकर के आते हैं जूम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये 2025 में भी आ रखा है, दोबारा से अलग सेट में आ रखा था, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू यू ए बाई यू पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। इसको देखते क्या दिमाग में आया, इसको देखते हुए बीपीटी का कन्वर्स यानी बीपीटी का उल्टा दिमाग में आया। बीपीटी तो ये कहता है कि पैरेलल है तो यो बाई यो वाला इक्वल है, लेकिन कन्वर्स क्या कहता है कि यो बाई ये अगर इक्वल है तो पैरेलल होगा, है ना। तो यानी मैं क्या कर सकता हूं, और देखो पी एस टी जो है यानी ये वाला जो एंगल है वो इन्होंने पी आर क्यू इसके इक्वल दे रखा है, और ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ना पी क्यू आर ये आइसोसेलेस है, यानी कि जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस, समझते हैं इसमें दो साइड्स इक्वल हो उसे आइसोसेलेस कहते हैं। तो कैसे करें इस सवाल को, तो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ कैसे प्रूफ करें, तो ध्यान से सुनो एक चीज, गिवन गिवन इफ गिवन क्या दे रखा है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, देन इसकी वजह से हमें क्या पता चला, इसकी वजह से हमें ये चीज पता चली, देन ये चीज पता चली मुझे, देन जो एस टी है वो क्यू आर के पैरेलल है, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। और कैसे, कन्वर्स बीपीटी से ये बात मेरे को पता चली, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनना मेरी एक बात, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, ध्यान से, अगर ये ऐसे जा रहा है और ये लाइन अगर ऐसे जा रही है, तो ये अगर 30 डिग्री का है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये भी लाइन ऐसे जा रही है, पैरेलल है, तो अगर ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा, क्या इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, है ना। तो यानी कि जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो पी क्यू आर है, देन एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल होगा, पी क्यू आर जो है पी एस टी इस वाले के इक्वल होगा, पी एस टी। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, अगर सेम पैरेलल आएगा तो ये वाला इक्वल, वैसे ये वाला इसलिए इक्वल है, तो ये तो इसलिए इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। एंड गिवन, और गिवन क्या है, गिवन है पी एस टी बराबर पी आर क्यू, इसको इक्वेशन 2 दे दो। फिर आप बोलो कि ये कह रहा है कि पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है, ये कह रहा है पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, तो यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, है ना, यही मतलब है। अगर ये वाला ये इसके बराबर है, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये वाला 5 है तो ये भी 5 है, तो ये दोनों भी तो 5 है, ये दोनों भी तो बराबर हो गए, है ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। अब एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो क्या इसके सामने वाली साइड्स भी बराबर होती है दोनों, है ना। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स बराबर होता है तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे यानी कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है बराबर आ गया, तो ये और ये इक्वल हो गया, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर। क्यों हुआ ऐसा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो गए। हेंस इसके बाद एक लाइन लिखनी है बस कि हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। था ना, आसान था ना एकदम, है ना। एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लो कि कैसे किया हमने इसको, ठीक है। तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, आइसोसेलेस प्रूव करना था। पहले हमने जो इन्होंने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया पैरेलल, अगर ये पैरेलल तो ये वाला एंगल बराबर है। अच्छा, ये वाला जब इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर, है ना।
तो अगर ये दोनों बराबर तो इसके सामने के साइड्स भी बराबर, यानी दोनों साइड्स बराबर यानी आइसोसेलेस। बस खत्म, कुछ है ही नहीं सवाल में, बस लिखने का सारा खेल है। अब समझ तो आ चुका है, बस लिखने का सारा खेल है जो कि प्रैक्टिस कर करके आएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको ट्रायंगल के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने 7 से 8 एपिसोड में खत्म किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रूफ वाले सब कुछ सारे क्वेश्चंस लेकर के, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी जब आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वहीं पे मिलूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उन चीजों को, और डीपीपी को जरूर सॉल्व कर लेना।